चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग इसमें आज नाथसीवाद और हिटलर यही चल रहे थे ना। आज बहुत छोटा सा समझना है, आज ही खत्म हो जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन चले तो हम लोग 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस लेसन से करेंगे। पूरा आज खत्म कर दे रहे हैं, बढ़िया से पढ़ के आइए और तब क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद छोटा छोटा फिर 2 लेसन है, उसके बाद 9th का सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग एक बार तेजी से सुनते जाएं। आज लगभग बात इतना क्लियर करना है कि जब सेल्फ स्टडी करिए, किताब लेके बैठिए, तो हर लाइन आपके दिमाग में एकदम हिंट होना चाहिए कि हाँ ये लाइन हमको समझा हुआ है। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर, 20 अप्रैल 1889। इनका जन्म कहाँ है? ब्रोना। ब्रोना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। हम लोग देखे कि इसने चित्रकारी से अपना जीवन का सफर शुरू किया, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो 1914 में जर्मन के सेना में बहाल हो गया। जर्मन सेना में वीरता से लड़ने के कारण इसको आयरन क्रॉस अवार्ड भी मिला। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध लास्ट होने के लिए रहा तो ये घायल हो, और ये घायल अवस्था में ही था तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद आपको मालूम है कि वाइमर में बैठक हुई, और यहीं का जर्मन संसद का नाम क्या है? राइखस्टैग। राइखस्टैग में आपने देखा कि इसमें नए प्रतिनिधि चुने गए और उन्हीं के द्वारा एक संधि की गई 28 जून 1919 को, जो संधि वर्साय की संधि थी। वर्साय की संधि किस देश के साथ की गई? जर्मनी के साथ। यह एक अपमानजनक संधि थी, इसी में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छिपे थे। मतलब जर्मन को इस तरह से हाथ पैर कोई काट दिया और सोचा कि अब एकदम शांत हो जाएगा, बड़ा सा पत्थर लगा दिया वर्साय के संधि। इस संधि का बीज रोप भी दिया और ऊपर से पत्थर लगा दिया राष्ट्र संघ कि अभी कुछ नहीं करे। लेकिन इस बीज को इंतजार था एक मानसून का, और वो मानसून का फुहारा हिटलर दे दिया। और इस फुहारा से आपने देखा कि एक ऐसा पेड़ हुआ कि सारा चट्टान खत्म, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो। तो ये हम लोग स्टेप देखे, 6 अरब पाउंड। उसके बाद सिर्फ पैसा ही नहीं, हम लोग को याद है वर्साय की संधि में इसके पोलैंड के क्षेत्र को काट के अलग कर दिया गया। इसी में हम लोगों ने देखा कि इसमें मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण काम राइनलैंड के क्षेत्र का निःसैनिकीकरण किया गया, सेना के 1 लाख तक सीमित किया गया। 15 साल तक इसके खान पर किसका अधिकार? फ्रांस का अधिकार दे दिया गया। अब इसी में हम लोग देखे कि इस घटना से सबसे दुखी हिटलर, वह जब बाहर निकलता है तो जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बनता है 1919 में। फिर वही उस पार्टी का हेड बनकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी, इसी पार्टी का नाम क्या है? नाजी पार्टी, या इसी को नाथसी पार्टी कहते हैं। और इसी पार्टी के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? नाजीवाद। इस पार्टी का हम लोग देखे थे कि इस दल का चिन्ह क्या था, तो हम लोगों ने देखा था कि हिटलर के पार्टी का चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। अब हिटलर के कंडीशन को हम लोग देखे कि इसने 23 में ही जबरन सोचा कि कब्जा कर लेंगे। इसी फेर में इसको जेल हुआ। कितने साल जेल में रहा? 1 साल। 23 में जेल गया, लेकिन छूटा कब? 1924 में। जेल में ही इसने एक पुस्तक लिखा, मीन कैंप। मीन कैंप का मतलब मेरा संघर्ष। फिर हम लोग देखे कि जब इसने मीन कैंप लिखा, इसकी विचार आई कि यह जर्मनी को सारे चीजों से मुक्त करना चाहता है, वर्साय की संधि को तोड़ना चाहता है, हम लोग को ऊपर उठाना चाहता है। 24 में जब ये छूटा तो आपको बताया था कि शुरू में कोई इसको वोट वोट उतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जर्मन की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। इसी कारण से इसको छोड़ दिया कि रहेगा तो कुछ हो सकता है ठीक हो। और खराब स्थिति का हम आकलन बताए थे कि $1 में जर्मन की मुद्रा कौन थी? मार्का। और मार्का 24,000 से होते होते धीरे धीरे 10 करोड़ तक हो। उसी बीच 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट की शुरुआत हुई। यह संकट शुरू कहां से हुआ? अमेरिका से। अमेरिका का शेयर बाजार का नाम वॉल स्ट्रीट। वहीं शेयर में अचानक गिरावट आए। शेयर जब गिरा, वो हर लोग अपना अपना पैसा बेच के निकलना चाहा, और इसी कारण से अमेरिका को भी पूंजी की क्राइसिस हो। और पूंजी क्राइसिस हुई तो जितने यूरोपीय देश को कर्ज दिया था इसने डिमांड कर दी। अब डिमांड किया तो जो यूरोपीय देश थे सब की हालत खराब। इसी का फायदा उठाया हिटलर स्वयं को। एक नया शब्द आपको मिलेगा, वो शब्द यहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन कभी आपको टर्म भेंट होगा। इसका नाम है अधिनायकवाद। ये टर्म को समझना, नाजीवाद में मुख्य रूप से इसी की झलक मिलती।
अधिनायकवाद की। कहीं भी आपको टर्म मिले अधिनायकवाद, अधिनायकवाद समझते हो? नहीं, वाद माने तो समझ रहे हो, उस पर बल दिया गया। अधिनायक माने नायक, नायक माने हीरो। जब किसी भी देश में प्रजा अगर अपने राजा को हीरो जैसा देखने लगे तो इसको अधिनायकवाद कहते हैं। माने वो समझ रहा कि अब सुपर हीरो है, राजा नहीं है, ये पूरे कल्याण करेंगे, इनके अंदर चमत्कारी गुण है, ये ऐसा करेंगे कि एकदम मार के पाकिस्तान को उड़ा देंगे, ये ऐसा करेंगे कि इसको ऐसा कर देंगे, ये ओरिजिनल हीरो है। ये छवि अगर लोग राजा में देखने लगे तो इसको अधिनायकवाद कहते। और यही छवि हिटलर बनाना चाहता था कि लोग जर्मनी के हमको ओरिजिनल नायक समझे, हीरो समझे, और समझ ले कि मेरा जिंदगी का कायाकल्प सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, और वह व्यक्ति कौन है? हिटलर। लेकिन इस समय हिटलर का देखे थे कई लोगों से विरोध भी है। इसी कारण से जब वोट हो रहा था तो बेचारा को वोट में जीत नहीं रहा था। अब बाकी यहूदी कभी हिटलर को वोट देगा? कभी नहीं, शुरू से विरोध में बोलता था। कई लोग जो दूसरे जाति के थे कभी हिटलर को वोट नहीं दे। इसीलिए हारने के बाद भी हम लोग देखे कि हिटलर हेड बन गया। जर्मनी संसद 32 में बेचारा को 37% वोट मिला, लेकिन फिर भी बहुमत नहीं मिला, तो हिडेनबर्ग से कह के जबरदस्ती ये हेड बना। संसद भवन में आपको याद है कि ये आग भी लगवाया, और आग लगवाने के बाद मेन रूप से मारने का काम किसको किया? समाजवादियों, समाजवादियों को मारने लगा। देखो आगे बहुत अच्छा एक व्यक्ति ने लिखा कि हिटलर पहले समाजवादियों को मार रहा था। एक पादरी थे चर्च के, वही लिखे कि हिटलर पहले समाजवादियों को मार रहा था तो हम बच गए क्योंकि हम समाजवादी नहीं थे, तो हमको नहीं मारा। फिर धीरे धीरे हिटलर दूसरे नस्ल के लोगों को मारने लगा तो हम फिर बच गए क्योंकि उसी के नस्ल के थे, तो ये भी ठीक रहा। धीरे धीरे फिर वो और सिस्टम को मारने लगा तो हम उसमें भी बच रहे थे क्योंकि हम नहीं आए। अंतिम में अब हमको मारने लग गया तो अब हम बचाने के लिए देख रहे हैं, तब कोई नहीं है, सब मर चुका है। तो यानी हिटलर धीरे धीरे एक बार सबको सफाया नहीं किया, शिफ्ट वाइज चला। अभी हिटलर यहूदी पर नहीं एक्टिव, अभी सिर्फ और सिर्फ किस पर है? समाजवादी पर। और इसीलिए संसद भवन में आग लगाया कि पहले पावर आने दो, और संसद में आग लगा के मेन बहुमत में कौन थे? समाजवादी। तो आपको याद ही है कि समाजवादी को कंसंट्रेशन कैंप में रखा। ये कैंप का लक्षण तो आप समझ ही रहे हो। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब आप जान रहे हो कि इस कैंप में जाली एकदम इलेक्ट्रिक तार से घेर करके एकदम रखा गया, और इसी में जितने हेड लीडर हैं सबको पार लगा दी। यहां तक कि 33 में आपने देखे कि अनुच्छेद 48 से इनवेलिंग जो एक्ट लाया, इसमें वो कह दिया कि राष्ट्रपति अगर मरेंगे, राष्ट्रपति कौन था? हिडेनबर्ग। हिडेनबर्ग मरेंगे तो अब राष्ट्रपति और चांसलर के पद पर एक ही व्यक्ति बैठे। और हिडेनबर्ग साइन किया 33 में, 34 में वो भी मर गया। और उसके बाद मर गया मतलब हिटलर मार दिया, और संपूर्ण सत्ता पर एक व्यक्ति हिटलर बैठ। हिटलर का थ्योरी भी यही था, यही है नाथसीवाद। एक देश एक नेता। बहुत दुनिया भर के नेता रहेगा तो कुछ नहीं होगा, एक नेता रहे और बस फुल पावर उसको दिए रहिए, प्रजा चुपचाप शांति से देखिए, समझ लीजिए कि मेरा हीरो है, और बाकी वो देश को बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा उस पर छोड़ दीजिए, तब देश ओरिजिनल डेवलप करेगा। हिटलर का थ्योरी। विरोधी कोई नहीं, वो कहता है कि अब बैठ के हम कुछ लाएंगे कि ऐसा करना है, तो उधर से दूसरा पार्टी उठ के बहस करेगा कि हुजूर ये गलत है। ये सब क्या टाइम बर्बाद नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, सीधे लागू करो। तुम अब क्या कह रहा है ये सब सुनने उनेंगे नहीं है। अब यही चीज देखिए यहाँ पे है, हिटलर ने एक बहुत बढ़िया अपना गुप्तचर पुलिस बताया, और उसके गुप्तचर पुलिस का नाम क्या था? गेस्टापो। गेस्टापो आपसे पूछा जाएगा चेका पुलिस। लेनिन ने अपने आंतरिक शत्रुओं के दमन के लिए चेका पुलिस बनाया। लाल सेना टाटस के विदेशियों के लिए, और एक गेस्टापो, इसका आपको याद है हिटलर का गुप्तचर पुलिस। गुप्तचर पुलिस का मतलब है कि ये गुप्त रूप से वर्क करेगा, और इसको सबसे ज्यादा पावर है, ये किसी को भी टांग के किसी को पार लगा सकता है। इसको फुल पावर हिटलर दे रखा है कि एकदम विश्वस्त लोग बहाल, और जो देखो हिटलर के विरोधी उसको पार लगा। ऐसा माहौल बना दिया कि हिटलर के डर से कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। और इसी में हम लोग देखे कि हिटलर के विचार, पहला विचार आपने पढ़ा था नस्लवाद। हिटलर का थ्योरी है कि नस्ल पर बल देना चाहिए। जितने भी तरह के लोग
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो खराब है उस सब को खत्म कर देना चाहिए। अगर चाहते हैं देश बढ़े, अब कोई मानसिक विकलांग है तो उसका संतान भी कम बुद्धि का होगा, उतना दिमाग का नहीं होगा, तो इसलिए क्या जरूरत है, उसको सीधे मार ही दीजिए, देश तब बढ़े। और इसीलिए उसने मारने के क्रम में न केवल विकलांग को बल्कि जितना लोअर का उसको लग रहा है कि नस्ल में गड़बड़ है सबको मार। उस सब से अच्छा नस्ल समझ रहा है जर्मन के आर्य नस्ल, ब्लॉन्ड नस्ल, जिसका विशेषता था भूरी आंखें, नीली आंख, और नीली आंख वाला कोई ब्लॉन्ड कह रहा है और कह रहा है कि यही नॉर्डिक जर्मन आर्य हैं, ये सबसे अच्छे नस्ल हैं। और ये नस्ल अगर जर्मन में रह गया केवल यही, तो जर्मन विश्व पर राज करेगा, क्योंकि इसी का सब संतान सब होगा। ये सबसे एकदम बुद्धिमान नस्ल है, इससे ज्यादा समझदार कोई नस्ल ही नहीं है, और इसका जन्म ही समझो हुआ है दुनिया पर राज करने के लिए। बाकी जो भी है उसको एक जिप्सी बना दिया सीरीज में कि सब नीचे का है। सबसे नीचे रखा गया किसको? यहूदी को, कि तुम लोग तो सबसे नीचे हो। क्यों? तो कहा कि डार्विन से पूछो। डार्विन स्वयं कहता है विकासवादी, तुम सबसे पहले आया तो तुम तो ऐसी खत्म हो गया, उसके बाद का नस्ल तुमसे अच्छा नस्ल है और इसीलिए तुम सबसे नीचे हो। यहूदी से क्यों नफरत था ये भी समझे थे, क्योंकि ईसा मसीह के मारने का भी आरोप किन पर है? यहूदियों पर। और इसीलिए ईसाई लोग को ऐसे भी नफरत थी, और आपको समझाए थे कि केवल हिटलर ही नहीं, पहले भी यहूदियों को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, और राजा अगर बन गए ईसाई धर्म वाले तो यहूदी को खेती पर रोक, यहूदी लोग को जमीन भी नहीं लिखा है। तो ये लोग कौन सा धंधा करता था? बिजनेस, पैसा सूद पर लगाओ, जमीन है ही नहीं इनके पास, और उसी में बुद्धि से इन लोग काफी बढ़ रहा था। तो यहूदी अमीर भी थे, बिजनेस करके अपना चल रहे थे। विकलांग के लिए इसने नया आया शब्द दया मृत्यु, यूथेनिजा। यूथेनिजा का मतलब क्या था? दया मृत्यु। जो विकलांग है, हाथ पैर नहीं है, थोड़ा सा भी कम सोच रहा है, विकलांग है, हिटलर कहता था कि सबके खत्म करो, देश के लिए सब कलंक है, इस सब देश को अच्छा नस्ल नहीं देगा और देश मेरा डेवलप नहीं करेगा। और इसीलिए इन लोग को पकड़ पकड़ के कहता था कि आओ, तुम जो विकलांगता में कष्ट से जिंदगी जियोगे उससे बढ़िया है तुमको दया से मृत्यु दे देते हैं, बढ़िया से मर जाओ, फिर नया जन्म हो ही जाएगा तुम्हारा, अब फिर अपना आराम से दोनों हाथ पैर सब चीज सही रहेगा तुम्हारा। अब देखिए इस तरह से करके उनको यूथेनेजिया का प्रयोग करता था विकलांगों के लिए। और यहूदियों के लिए क्या था? घेटो। घेटो को दलवा कहते थे। घेटो माने खास एक जगह किसी को बसाया जाए, जाति वाइज, समूह वाइज, तो कहीं भी होगा तो उसको घेटो कहेंगे। अगर दिल्ली में भी केवल बिहारी को एक जगह बसाए तो ये घेटोकरण हो रहा। और घेटोकरण बहुत खराब सिस्टम, क्योंकि कभी भी मान लो बिहारी वर्सेस दिल्ली लड़ाई हुआ तो सबको पता है कि बिहारी कहाँ है, तुरंत पहुंच जाएगा। घेटो अगर नहीं है तो कौन कहा बिहारी है कोई लिखा हुआ थोड़े, कहीं भी रह रहा है तो तेरे को मेरे को बोलेगा तो पता नहीं चलेगा बिहारी है। अरे भाषा तो वहां वाला सीख ही जाएगा ना। तो ये घेटोकरण एक खराब इशारा करता है, और यहूदियों के लिए दड़वा का प्रयोग किया गया। इसी में हम लोग देखे थे कि यही नीली आंखों वाला ब्लॉन्ड, इसी को कहा हिटलर कि दुनिया का सबसे अच्छा नस्ल यही है। ये नस्ल अगर पूरे देश में सबके होगा तो उस देश से आगे कोई नहीं बढ़े। और इसीलिए चूंकि स्वयं भी इसी नस्ल का था, आपने देखा था पिछले क्लास, आपने इनके दाढ़ी भी देख, मुछ भी देखे थे, कितने तगड़े मुछ रखते थे। अब हिटलर कट मुछ आप देख ही रहे हो। तो ये स्वयं कहता था कि हम जो ब्लॉन्ड हैं उस तरह के नस्ल का लोग चाहिए। और बाकी यहूदियों के लिए तो इसने, आपने देखा कि ये किस चीज पर बैठा हुआ है? पैसा के ढेर, कहा कि खाली पैसा के फेर में है। और इसके लिए इतनी नफरत वाला चीज आया, नाक भी छौ जैसा बना हुआ है, निकला ये कोई नस्ल है? यहूदियों को करा देखो तो ये कोई नस्ल जैसा रख रहा है, न ढंग का नाक है, न ढंग का आंख है, किस तरह का इसका क्या सिस्टम है। केवल इसका एक ही सोच है, पैसा कैसे हो, कैसे शोषण करे। इनकी चाल को भी हम लोग देखे थे कि तुलना कर रहा है किससे? छुछुंदर से। ये इस तरह का नफरत फैला रहा है। आगे हम लोग पढ़ाई इसकी देखेंगे किस तरह का है। ये 6 नाक वाला भी हम लोग देखे थे, बच्चा को टीचर पढ़ा रहे हैं। पहला चरण में इनको कहा गया क्या? बहिष्कार, कि आप साथ में नहीं रहिए। ये बताए थे सिनेगॉग क्या है? यहूदियों का प्रार्थना स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहूदियों का प्रार्थना स्थल कहलाता है सिनेगॉग। और यहूदियों का धर्म ग्रंथ कौन है? तोराह।
ये सब धीरे धीरे हम लोग देखे 38 आते आते शुरू में इनको किया कि गरीब बना के मारो। इसके पहले एक ही चीज था कि यहूदी को इतना कष्ट दो कि यहूदी धर्म छोड़ के ईसाई बन जाए। पहले के राजा यही कोशिश करते थे कि इसको दुख दो, जमीन नहीं दो, फलाना नहीं दो, तो इस स्वयं कहेगा कि तो हम ईसाई बन रहे हैं, स्वीकार हो जाएगा और फिर इसका जमीन उमीन हो जाएगा, धर्म परिवर्तन होगा, तो हमारे ईसाई धर्म की संख्या बढ़ेगी। लेकिन हिटलर कहा कि ऐसा खराब नस्ल को ईसाई बना के भी क्या करें, और इसीलिए दूसरा चरण में इसने एक ही चीज लिया, वह था सर्वनाश, कि इसको पूरा खत्म करो, इस देश के लिए ही कलंक है। और इसी में हम लोग देखे थे कि जो कुर्सी वगैरह सब पर लिखे रहते थे, और ये किस तरह से पहला चरण, दूसरा चरण में ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब ये सामूहिक नरसंहार, एक एक साथ ट्रेन से ले जाकर के एकदम मारना, गैस चेंबर में मारना जितना यहूदी है। अब हिटलर कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू नहीं था तब तक उसको डर था कि दूसरा देश वाला आएगा, राष्ट्र संघ आएगा, कोई जाके कह देगा कि देखिए ऐसे कर रहा है, तो ये कहा कि ठीक है खाली साइड रखो, इसको तड़पा तड़पा के अपने मरने दो। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया, कहा कि अब कौन आएगा, अब तो हम ही सब जगह जीत रहे, तो इसीलिए कहा कि अब आराम से इन लोग को रेलगाड़ी में एकदम रिजर्व कर करके लाओ, केवल लोड करके इसको लाओ, एक जगह बैठाओ और आराम से पूरे लोग को पार लगा दो। और इसी कंडीशन में हम लोगों को याद है कि किस तरह से ये दड़बाबंदी का मतलब समझ गए, घेटोलाइजेशन, एक घेटोकरण हो गया कि तुमको हमारे बीच रहने का राइट नहीं है, इस तरह से सबके कपड़ा जूता एक जगह खोलो, गैस चैम्बर में सब पार लग जाओ। किस तरह से ट्रेन से स्पेशली बोगी बोगी में लाद करके ले जाते थे, स्पेशली बना हुआ उनका घर है जिसमें ट्रेन घुसेगी और सब लोग पार, और इसी पार में किस तरह से निर्दयता से पार लगाते थे उसके सीन को भी हम लोग देखे थे। और हिटलर का ये पूरे सिस्टम देखे यहूदियों को कैसे तबाह किया। दूसरी तबाही अब हिटलर की थ्योरी थी कि हम लोग को जीवन परिधि बढ़ानी चाहिए, राज्य एक सजीव है और राज्य में राजा आत्मा है, ये अगर मजबूत है तो ये धीरे धीरे क्षेत्र को बढ़ाएगा। और कोई भी राजा की ड्यूटी है कि हमेशा लड़ते रहो, उससे सेना भी हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। शांति से जी रहे हो तो राजा राज करने लायक नहीं, इसीलिए लड़ाई करते रहो, कहीं ना कहीं इधर से उधर हमला करते रहो, उससे सेना भिड़ा रहेगा तो कुछ सीखेगा ही, और उससे फायदा होगा कि नए क्षेत्र में कब्जा करोगे तो उससे अपना देश पर दबाव कम हो जाए। और ये लड़ाई वाला सिद्धांत इसके जीवन परिधि का सिद्धांत राज्य के लिए, और इसी सिद्धांत पर हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे इसने राइनलैंड में कैसे चिट्ठी देके अपना कब्जा कर लिया, फिर देखे कि इंग्लैंड के साथ समझौता किया कि आपके नौसेना का क्या परसेंट रखेंगे, 35, इंग्लैंड को फेवर में ले लिया, और फिर 38 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को कब्जा कर लिया। इस समय आपने देखा कि हिटलर के, अब कहानी को समझो, विशेष प्रसंग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हम लोग को डिटेल पढ़ना है, अभी प्रसंग अब सुनिए। हिटलर देखते देखते 1 सितंबर 1939 इसने पोलैंड पे हमला कर दिया, पोलिस गलियारा के लिए और डेजिंग बंदरगाह के लिए। और पोलैंड पर केवल हमला ही नहीं किया, पोलैंड के 10 लाख लोगों को मार दिया। पहले पोलैंड जर्मन से ही जुड़ा हुआ था, तो वहां भी जब कब्जा किया तो कहा चेक करो इसमें नस्ल ब्यॉन्ड वाला जो है वो लोग रहेगा, बाकी सबको मार देना। 60 लाख यहूदी को मारा, गैस चैम्बर में ले जाकर के 60 लाख, किसी का हाथ कबाड़ के, किसी का पैर कबाड़ के, किसी को भूखे छोड़ करके। बाकी जिप्सी का मतलब आप समझ ही रहे हो कि बाकी जो निम्न लोग हैं वो 2 लाख वैसे लोग को मार। ये हिटलर में जो भी लोग शामिल थे, उन नाजी पार्टी का एक ही चीज था कि तुमको ड्यूटी है नस्ल देश का सुधारो, देश तभी बढ़े। इस देश में अगर छोटा नस्ल का लोग रहेगा तो फिर उससे जो संतान आएगा उसकी फिर बुद्धि कम रहेगी तो देश बढ़ने ही नहीं देगा। सारे बुद्धिमान लोग ही जन्म ले और तब देखो फिर देश विश्व में कैसे राज करेगा। और इसके लिए तुम देखोगे कैसे वो ट्रेनिंग दे रहा था बच्चे से, हर को इतना समझा देना था कि यहूदी को देखते ही उन लोग को नजर आता था कि यहूदी है तो उसको हम कैसे मार दें। सब नाक से स्ट्रक्चर से पता चल जाता था कि ब्लॉन्ड नहीं है। और इस तरह के स्ट्रक्चर नफरत उनमें फैलाया गया कि सोच सकते हो 60 लाख बेचारे मारे गए।
अब इन सभी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो अपने यहां भी मार रहा है और दूसरे यहां भी मार रहा है। अब चारों तरफ हिटलर से त्राहिमाम है। आपको बताए थे कि यहूदी परिवार में लोग मर रहे हैं, तो एक व्यक्ति बेचारा बचा था, तो वो कह रहा था कि हमको खाली आधा घंटा का टाइम दे दो, दुनिया के सामने हम कुछ रख दें। कैसे कैसे किया है, हम बच के वहां से भागे, अपनी बात केवल रख। कई व्यक्ति अपनी पूरी बात बेचारे कागज में लिख लिख के जान रहे थे कि अगला दिन हमको मार देगा। तो कुछ दृश्य देखे थे और आपको बताए थे, दूध वाले कंटेनर में वो सब चिट्ठी डाल डाल के भर के कंटेनर को जमीन के नीचे दबा दिए कि कभी इसका खुदाई होगा तो हिटलर ने कितना अत्याचार किया है दुनिया जरूर जान, क्योंकि इस समय दुनिया से कटा हुआ। अब हिटलर के पक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिटलर धीरे धीरे इंग्लैंड से दोस्ती किया, लेकिन हिटलर जब पूरा फ्रांस जीत गया तो अब इंग्लैंड को भी आंख दिखाने लगा कि तुम भी तो साथ था, क्यों फ्रांस के साथ रहता था। और इधर से रूस भी साथ थे। अब हिटलर इंग्लैंड से लड़ना शुरू कर दी। इसी समय भारत के सुभाष चंद्र बोस सबसे खुश है कि भारत पर इंग्लैंड का ही कब्जा है और एक व्यक्ति मिला है जो कुछ भी कर सकता है, और उसके पास जो सेना है अगर हमको मिल गया तो हम उनको समझाएंगे कि आप इधर फरियाइए, और हम भी आईपीएस हैं, ट्रेनिंग लिए हुए, हमको 1 लाख सेना दीजिए, बाकी हम भारत से इंग्लैंड को खाली करा देंगे। तो इंग्लैंड हार जाएगा, इधर से भी तो सही हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस नकली पासपोर्ट बना के सोचो जर्मनी पहुंच गए। इधर हिटलर से सबसे ज्यादा खुश था जापान, छोटा सा देश, लेकिन बीच बीच में जापान के हेड थे हिरोहितो, ये चिट्ठी भेजे थे हिटलर के पास कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग, फ्रांस बहुत अंतिम बदमाशी किया था, आपके साथ इतना खराब संधि किया था, अभी जरूरत है बदला लेने का, और आवश्यकता होगा तो हमको भी याद कीजिए। देखिए छोटका भी फॉर्म है, और ये छोटका बीच बीच में ठीक किए हुए किसको, चीन को, इसको बार बार हराए हुए। चीन एकदम ठंडा है जापान से, रूस भी एकदम ठंडा। इस साइड में द्वितीय विश्व युद्ध में मेन देश है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो चुपचाप है, कह रहा कि हम किसी तरफ से नहीं, लड़ाई में शुरू में नहीं है। लेकिन अब यही हुआ, हिटलर अचानक इंग्लैंड के साथ साथ कहा कि इंग्लैंड तो तुरंत जीत ही लेंगे, रूस पर भी हमला कर दी। कहा कि इतना सेना रख के क्या करेंगे, एक बार सबको लपेट दो। और तुम्हें ये मालूम है कि रूस अब पुराना रूस नहीं रहा। हम लोग रूस की क्रांति से पढ़ चुके थे 17 के बाद, पुराना रूस अलग था और अब का रूस अलग हो गया। हिटलर की ये बहुत बड़ी गलती थी, अगर वो पूरा इंग्लैंड जीत के इधर बढ़ता तब वो निकल जाता, लेकिन यहां दोनों तरफ के मोर्चे पर जब हमला कर दिया, उसी समय सुभाष चंद्र बोस पहुंचे। कहा जाता है कि हिटलर प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने जैसे 10 हिटलर तैयार रखा था, एकदम हूबहू हिटलर, और 10 आदमी तैयार था, कहीं मोर्चा पर है तो कहीं हिटलर, उधर भी है उधर भी है उधर भी है, सब हिटलर है। और ओरिजिनल हिटलर अपना चुपचाप रेस्ट में है कि सब तुम लोग मॉनिटरिंग करो, खाली सब देखेगा हिटलर है साथ में, लड़ते रहे। उधर का सेना बतिया रहा कि हिटलर हम लोग के साथ था, आई लोग कह गए चुप हम लोग के साथ, ये मोर्चा पर हुआ है। इस तरह के प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। सुभाष चंद्र बोस सोचिए कि जब मिलने गए तो हिटलर के रेसिडेंस में पहुंचे तो उधर से हिटलर आया, कहा कि हाँ बोलिए क्या आपके स्वागत किया जाए, बैठिए, बहुत अच्छा। सुभाष चंद्र बोस को मालूम था कि हिटलर अपना डुप्लीकेट रखा है, तो उन्होंने कहा कि जी आपसे काम नहीं है, हमको जो मूल रूप के हिटलर है उनसे काम। दूसरा फिर वो चला गया, दूसरे आए, कहे कि चलिए बैठिए हम आ गए, देखिए बहुत बढ़िया आप इंडिया से आए, बोलिए क्या सेवा किया जाए। तो फिर वो कहे कि जी आपसे नहीं, मेन जो थे उनसे काम। तब ओरिजिनल हिटलर आए और ओरिजिनल हिटलर देखा, हाथ मिलाया, सुभाष चंद्र बोस कहे कि जी आपसे ही काम। तो हिटलर को उसी तरह आश्चर्य हुआ कि पहचाने कैसे, जैसे तुम लोग को हो रहा। हिटलर को भी वैसे ही हो रहा था। हिटलर ने पूछा कि आप कैसे जान गए कि हम ओरिजिनल हैं, उन लोग डुप्लीकेट। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि उन लोग जो आपका आया था, उन लोग हम ही से पूछ रहा था कि क्या सेवा करे, तो हम समझ रहे थे कि हिटलर ही नहीं हो सकते, उनकी बात से हम समझ रहे थे। और आप जो आए हैं तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे हमको पता चल रहा है कि आप हिटलर। बड़ा खुश हुआ हिटलर की, वाह बहुत बढ़िया, क्या करें तुमको, जो बताया जाए तुमको से हम बड़ा खुश है। ये कहे कि 1 लाख खाली सेना दीजिए हमको बस,
बाकी तो हम समझा देंगे कि इंग्लैंड को यहाँ क्या है, और आप इधर इंग्लैंड से लगे हुए हैं, इसके लिए बधाई, बहुत अच्छा कर रहे। अब हिटलर कहा कि एकदम थोड़ा दिन पहले आते तो 1 लाख हम दे देते, लेकिन अभी हम ऐसे ही दो मोर्चा पर जो उलझ गए, तो सेना का क्राइसिस चल रहा, एक जगह नहीं है, दो दो जगह भी रूस जैसे देश से लड़ रहा। सुभाष चंद्र बोस बेचारे मायूस हुए, लेकिन हिटलर कहा कि घबराइए नहीं, सेना ना चाहिए। हमारा एक दोस्त है, चिट्ठी भेजा था कि जरूरत में याद कीजिए, जापान, हम उसको लिख दे रहे हैं, आप जाके वहां से सेना ले लीजिए। और यही जापान जब आए तो इनको 1 लाख सेना दिया गया, जिसका नाम इन्होंने कहा था आजाद हिंद फौज, और कहा दिल्ली चलो। जापान में कह रहे हैं दिल्ली चलो, और पूरे म्यांमार, बर्मा, ये सब जितने क्षेत्र थे सुभाष चंद्र बोस सब जीते। अंडमान निकोबार पूरे अंग्रेज को भगा दिए, स्वतंत्रता का झंडा गड़ के यहाँ रेडियो संदेश में बोले कि बापू अब हम पहुंच गए हैं, और राष्ट्रपिता से गांधी को संबोधित किए और कहे कि अब दिन दूर नहीं है, 1 लाख सेना रखे, और अंडमान जीत गए, पूरे अंग्रेज को भगा दिए, पूरा बर्मा जीत गए, अब पूरा सेना मुड़ेगा भारत की ओर, और देखिए कैसे भारत आजाद होता, देखिए कैसे एकदम सुभाष चंद्र बोस एकदम तैयार। अब इधर लड़ाई का प्रसंग क्या हुआ, जो सुनो, यूटर्न क्या, इस साइड में अचानक जब दोनों जगह हमला किया, तब सबसे खतरा यूएसए को लगा, क्योंकि वो जान रहा था कि अगली बारी हमारी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तो इतना ही लोग ना साथ था, फ्रांस जीत ही गया, इंग्लैंड पे हमला ही कर दिया, इधर रूस पे हमला ही कर दिया, इस समझ रहा था कि अगला अमेरिका कड़ी से जवाब नहीं दिया कि हिटलर अभी भी समय है, सुधरो, छोड़ दो सबको, तो तुम जैसे चल रहे हो चलने देंगे। जब कड़ा रूप से इस पर आपत्ति व्यक्त किया, तो बिना कुछ कहे जापान अपना जहाज खोल दिया, और अमेरिका का एक टापू था पर्ल हार्बर, उसी पर उसका सेना रहते थे, नौसेना। बिना किसी को कुछ बताए जापान अपना जहाज खोल के अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पर ही हमला कर दिया, कई जहाज तोड़ दिए, कई सेना मार दिए, और फिर यहां आके कहे सूचना में कि चुपचाप लड़ाई देखो, ताकत इधर भी है, हम नहीं देख रहे हैं चुपचाप, तुम क्या समझ रहा है ताकत तुमको हो गया है, हम कैसे देख रहे हैं उसे, चुपचाप देखो, तुम क्यों उसको बोल दी। अब सोचो कि ये चुपचाप इधर जाकर के इधर मार दिए, अब लड़ाई का प्रसंग ही चेंज हो गया। अब अमेरिका का इतना सेना मर गया, पूरा दुनिया कहने लगा कि जा ही क्या हुआ। तब अमेरिका कहा कि और कोई देश मिलना चाह रहा है, तो जापान से सबसे दुखी था चीन, कई बार हारा था, तो चीन अमेरिका को कहा कि हम 1 लाख सेना देंगे, और अमेरिका कहा कि गुड, दोनों आओ। 2 मोर्चे पर हिटलर लड़ रहा, इसीलिए तीसरा मोर्चा एक और खोलो, अब जब तक तीसरा नहीं खोलोगे हिटलर नहीं हारेगा। और यही अमेरिका और चीन तीसरे मोर्चे पर फ्रांस के कुछ सेना के साथ शुरू कर दिए, और थर्ड मोर्चा खोलना, हिटलर की स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि अब इस सेना इधर से इधर भेजे तो रूस खदेड़ना शुरू किया, इधर से इधर तो इंग्लैंड खदेड़ रहा है, और इन दोनों पर भेजे तो ई खदेड़ रहा है। देखते देखते पूरे फ्रांस पर कब्जा हो गया। रूस की सेना सोवियत संघ की सेना थी, काफी बहादुरी से लड़ रही है इस समय। अब देख ही रहे हो कि कितना स्टालिन के समय कितनी मजबूत हो चुकी है रूस, और इसीलिए अब धीरे धीरे देखते देखते रूस की सेना जर्मन तक पहुंच गई। जर्मन में अब देखी तो यहूदियों की स्थिति देख के बड़ा बेचारा दुखी, इस तरह के रूसी लोगों को भी इसने मारा है, जिप्सी में उन लोग भी शामिल थे। अब बड़ा उन लोग को दुख है। अब इन लोग चुन चुन के जो जो नाजी पार्टी के है, इन लोग भी कहे कि इन लोग को वैसे ही मारो, क्योंकि इन लोग बड़ा बेरहमी से मारा, इसीलिए इन लोग का इलाज यही है, बेरहमी से मारो और बाकी कुछ नहीं। और इसी तरह से धीरे धीरे सोवियत संघ की सेना बर्लिन में भी प्रवेश कर गई, और इस बर्लिन के एक कैंप से हिटलर पूरे मॉनिटरिंग कर रहा था। और 1945 में जब इससे खबर आई कि अब चारों तरफ से हम घिर गए, तो गोबल्स इसके मेन प्रचार मंत्री थे, गोबल्स ने आत्महत्या कर लिया, अपने परिवार के साथ जहर खा के मर गया, क्योंकि इसे मालूम था कि हम पकड़ाएंगे तो मेरा क्या होगा। हिटलर भी अब देखा कि अब चारों तरफ से घिर गया, तो स्वयं गोली मार लिया, पत्नी को साइनाइड दे दिया। पत्नी को भी कहा कि तुम भी मर जाओ, क्योंकि जिंदा रहोगी तो खाली कहेगा हिटलर की पत्नी है, उतना ही में तुमको परेशान करेगा। अब उस समय हिटलर ने अपने सभी लोगों को संदेश दिया कि जो नाजी पार्टी में था उन लोग के हाथ चढ़ने से अच्छा है आत्महत्या कर लो, मर जाओ। और उसी समय की कहानी हेलमुट का था, जहां से कहानी शुरू हुआ था।
देखिए कहानी हम लोग शुरू किए थे, अब ये प्रसंग आपका यहां से लिंक जुटा। इसी समय हेलमुट के पिता नाजी दल के सदस्य थे और घर में बात कर रहे थे पत्नी से कि अपने मर जाए कि सबको मार के तब मरे। ये नहीं समझ में आ रहा है। हेलमुट 11 साल का बच्चा है, बसंत ऋतु मौसम है, अच्छा मौसम है, और ये सुन रहा है पिता मारने को कह रहे हैं, समझ नहीं रहा है क्यों मारने कह रहे। कुछ दिनों के बाद वो सुनता है कि पिता आत्महत्या कर ली। अब उसकी दृष्टि है कि कहीं माँ हमको न मार के अपने मर जाए। बेचारा परेशान है। क्यों कहानी का प्रसंग है ये तो समझ रहे हो, कारण आप समझ गए। इस समय अब न्यूरमबर्ग जो देख रहे हो, न्यूरमबर्ग, इन न्यूरमबर्ग में अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित किया रूस। जितना नाजी पार्टी के है कहा सबको लाओ। सारे लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग को एकदम मार ही देगा, लेकिन सिर्फ 11 लोग को मृत्यु दंड दिया जो हाई पावर में थे, बाकी कुछ को आजीवन कारावास। और कहा गया इन लोग जितना अत्याचार किया उसमें तो जितना पकड़ाया है इन लोग सबको मार ही देना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी इन लोग को जीवन के लिए छोड़ दो, इन लोग को फिर सबको छोड़ आगे। तो देखिए इन लोग जो किए इस संधि में कंप्रोमाइज की। कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग प्रसंग कहां आ गया, तो अब हिटलर मारा गया। अब अमेरिका, यहां पर आपने देखा फ्रांस, यहां पर देखे इंग्लैंड, यहां पर देखे रूस, यहां पर देखे चीन, यही मिला हुआ था। और ये सब मिल करके ये तो मर गए। यहां कौन था? जापान। इसी का सेना 1 लाख लेके उसी समय पहुंचे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। और उसी ठीक समय हिटलर का स्थिति खराब होने लगा। जापान समझ गया कि अब हमारी बारी, इसीलिए उसने अपने सारे सेना को वापस ले लिया। और सुभाष चंद्र बोस के पास रहता तो कुछ करते, लेकिन सारा सेना जब वापस हो गया तो अब क्या होगा भाई, बड़ा कष्ट है। सुभाष चंद्र बोस पर एकदम इंग्लैंड सबसे बड़ा नियम लगाए हुए था कि किसी को जिंदगी में माफी देंगे, इसको नहीं। ये हमारे ही यहाँ ट्रेनिंग लिया आईपीएस करके, और हमारी ही ट्रेनिंग से हम ही को हराने के लिए सोचो ये नकली पासपोर्ट से कहां सफर कर लिया। और इसीलिए एकदम इसको छोड़ना नहीं। और यही कहा जाता है कि कलकत्ता हवाई अड्डा से सुभाष चंद्र बोस फिर कहा गए, कोई नहीं देख। कुछ लोग कहे कि एक देवराहा बाबा थे, कुछ लोग उनके, अभी अयोध्या मला में मुद्दा में तुम देख रहा हो कि एक थे देवराहा बाबा, वो लगता है वही थे, क्योंकि फिर उनका जो बॉक्स था खोला गया तो उसमें सुभाष चंद्र बोस के फैमिली फोटो मिला। तो लोग कहे कि वही थे, देखो हम लोग पहचाने नहीं, भेष बदल के रह रहे हैं। कोई कुछ नया नया चीज चला। यहां तक कि भारत सरकार इनको भारत रत्न अनाउंस किया कि मरने के बाद भारत रत्न दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। परिवार वाले ने क्वेश्चन किया कि मर गए हैं, कंफर्म है? तब जांच कमेटी बनी और इनका वापस ले लिया गया कि नहीं अभी विड्रॉ। तो सुभाष चंद्र बोस के भारत रत्न की घोषणा के बाद भी विड्रॉ ले लिया गया, दिया नहीं गया इनको कि अभी मरे कि जिंदा है कोई नहीं जाना। तो ये लापता हो गए, सोचिए इस फेस। अब सारा 5 देश मिल करके एक ही चीज कहा कि जापान पर्ल हार्बर में बहुत हमला किया था, एक आदमी जो मरा है मेरा सेना उसको 1 करोड़, और एक जहाज का जितना कीमत है तुम कई जहाज तोड़े हो उतना पैसा लाओ, और नहीं तो 5 से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नालायक, ट्रक चलता है कि मालिक उलट गया? गधा, उसको बंद करके रखो ना रे नालायक। हम लोग का मोबाइल बंद है, अब चले है कि जिनका ट्रक चल रहा है, मालिक चक्का पंचर हो गया, मालिक उलट गया। गधा, तुम नहीं फोन उठाओगे तो अगला समझेगा कि पढ़ू वाला है। हर फोन में उठा लोगे तो कहेगा कैसे गधा, जब करते उठा ही लेता। एक नौकरी को जी करेगा नालायक। अंदर घुसो तो उसका नरेटिव एकदम टिप दो, हम देखो टिप के उधर रखे रहते, वो भी कब, जब मेरा इतना सिस्टम चल रहा है। तुम्हारा क्या चल रहा है? कोची में बिजी हो नालायक। कोई भूकंप आए तो उसको ऑन कर ले रहो कि भाई हिला, कितना हिला, कुछ गिरा नहीं, तभी को बात समझ में आता। सब नॉर्मल है तो क्या समाचार क्या है, अरे कौची हो जाएगा, सब समाचार में सब चीज ठीक ही चल रहा था नालायक। ध्यान दो इसमें, कई लोग इतना जो है ना बिजी फॉर नथिंग रहेगा। कई लोग फुल साउंड रखेगा। फुल कौन रखता है? जिसको लगता है कि लोग जाने मेरे पास मोबाइल। तुम देख लेना, जितना रोड झाड़ू देगा वो सबसे फुल साउंड में गाना सुनेगा, क्योंकि उसको अपनी अस्मिता संकट होती है। उसको दिखाना रहता है कि मेरे पास गाना बजाने वाला मोबाइल है, गरीब मत समझो, झाड़ू भले दे रहे, तो फुल साउंड में बजाए। जिसके पास है तो वो अपना उसका साउंड नहीं रहता। तो धीरे धीरे गंभीर बन। चलो अब ध्यान से समझो। अब 5 देश मिल करके हम लोग देखें, कौन कौन? अमेरिका,
इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन, ये पांचों मिलकर के जापान को कहा कि हरजाना दे दो और नहीं तो लड़ने के लिए तैयार रहो। जापान कहा कि हमको हिटलर समझा है, हरजाना दे, आओ फरिया लो, तुमको इच्छा है। सोचो, ये पांचों से लड़ने के लिए जापान तैयार है। अब समझ सकते हो कि क्या स्थिति रही होगी। लोग दंग है, पूरा विश्व परेशान है। हिटलर के मरने के 5-6 महीना बाद तक सब मिलकर जापान पर हमला कर रहा है, कोई कुछ इसका नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि पूरे द्वीप देश है, पूरे चारों तरफ अपना सेना मोर्चा लगाए हुए है। जहां कोई आओगे तो पानी जहाज से ही आओगे, हवाई जहाज से आओगे तो उड़ाने वाला उसके पास उपकरण है। पूरा जापान अकेले इतनी ताकत रख रहा था। अब रूस को हराए हुए, चीन को हराए हुए, तो ये मामूली देश नहीं है। और अंतिम में तब अमेरिका कहा कि अब दुनिया हंसने लगी कि बोलो तो 5-5 मिलकर के इसको कुछ नहीं कर रहा है, तो हम लोग को दुनिया वैल्यू क्या देगी। तो अंतिम में तब अमेरिका को लगा कि अब दुनिया हमको एकदम हंसेगी। तब इसने 6 अगस्त 1945 एक लिटिल मैन, आप देखोगे बम है, और उस बम का नाम एटम बम लिटिल मैन है। और यही 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में बम गिराया। एक बम 1 लाख आदमी पार, शहर खत्म। वैसा बम जापान आज तक देखा ही नहीं था, सुना नहीं था। अगर रहता तो सब के हाथ 2-2 गिराता, लेकिन अचानक एक बम गिरा तो जापान कहा कि सिलेंडर, बोलो क्या चाहिए, दे देंगे तुमको। अब अमेरिका कहा कि अब अगर हरजाना ले लिए तो फिर सब कहेगा कि तो तुम्हारा मारा था तो दे दिया, तुम भी मारा है तो दोगे ना। तो इसीलिए वो कहा कि नहीं अब हरजाना उड़जाना के बातें खत्म है, अभी और कुछ ले लो। अभी कितनों चिल्लाते रहा। 2 दिन बाद 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर फैटमैन एक और बम पटक दिया, वो भी शहर इसका तबाह हो गया। 45 में जापान एकदम ठंडा, 0 पे आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध यहीं से खत्म हुआ है, एटम बम के एक्सपेरिमेंट्स। अब लोग इतना एटम बम रखे हुए हैं कि लोग पहले ही कह चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, बच्चे हंस हंस के पढ़ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वो भी बच्चे पढ़ लिए। अगर तृतीय हो गया तो चौथा कभी नहीं होगा। बात समझ लो, क्यों नहीं होगा, जो कारण समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हम लोग का अब लड़ाई सेना का रहेगा ही। अब मिसाइल से सीधे वो कहेगा लो एक शहर गायब, वो कहेगा शहर 2 शहर गायब। शहर का शहर उड़ाने की टेक्नोलॉजी आ गई, सर्वनाश की स्थिति। और ये देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये लास्टिंग है। 45 में वही जापान बर्बाद हो गया है और 47 में यही भारत आजाद हुआ है। दोनों ने अपना एक ही साथ सफर शुरू किया, फिर 0 से, और आज जापान भारत से काफी आगे निकल गए। तो सोच सकते हो दोनों में कुछ तो खासियत रही होगी। अब ये चीज हम लोग देखें यहाँ पे। अब जस्ट अभी हम लोग सुनेंगे प्रचार हिटलर कैसे करता था। अब हिटलर के प्रचार का देखो, प्रचार के लिए एक अलग मंत्री ही बहाल थे, जिस प्रचार मंत्री का नाम था गोबल्स। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं मंत्री हैं तो इनके प्रचार मंत्री हैं, और प्रचार मंत्री का स्टेटमेंट क्या है, झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग सच समझने लगे। इतना बोलना है झूठ की लोग कहे कि ना सचे होगा, दिख रहा है ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है। जैसे आपको कहानी सुनाए थे, बकरी को कुत्ता बना दिया था, याद है ना सबको। अब इसी में सुने, इनकी भाषा भी अलग टाइप की होती थी कि लोगों के दिल को छुए। मीडिया जितने थे सारे लोग इनके पक्ष में ही बोले, विरोध बोला मतलब वो गया, एकदम पूरे फेवर में रहे। पोस्टर इस तरह के अट्रैक्शन में रहे कि एकदम लोगों को अट्रैक्ट करे, कि एकदम एक गरीब को हम कार भी दे रहे हैं तो एकदम उसको दिखाओ, लोग को लगे कि ना भाई बहुत बड़ा चीज है। और शब्द भी भयंकर भयंकर कि हम विरोधियों की हत्या नहीं, सामूहिक हत्या करेंगे ताकि मेरे पक्ष वाला एकदम खुश हो। ये इसने आदमी चाहिए, हत्या नहीं बोल रहा है, सामूहिक हत्या, झुंड में मारेंगे विरोधी जितना है। अब सोचिए कि सामूहिक हत्या पढ़ के उसके पक्ष वाला कितना खुश होता हो। यहाँ पे सोचो, शब्द है समाधान नहीं, हम पूर्ण समाधान निकालते हैं। कहता है हम हल नहीं करेंगे, एकदम पूरा प्रॉब्लम सोल्व, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब शब्द इसका बढ़िया है। इथेनेजिया, दया मृत्यु, तुमको बेचारा कष्ट में हो, हम दया देके तुमको मृत्यु दे रहे। अब सोच लीजिए, खाली कराना को जो है देख रहे हो, इकोविएशन, इवैक्यूएशन का मतलब क्या है, खाली कराने का मतलब है कि यहाँ परमानेंट प्राण निकालना सामूहिक रूप से।
ये कह रहा है कि हम इवैक्यूएशन करेंगे। इवैक्यूएशन करेंगे मतलब जहां ही कर दिया वहां सब लोग पार लग जाएगा। अब इतना बेजोड़ बेजोड़ शब्द है, विरोधी को एकदम शैतान के रूप में पेश करता था। शैतान माने एकदम दिखाता था कि राक्षस है, तुमको खा जाएगा, ये देखो एकदम हम बचाने वाला तुमको ये है। पोस्टर में अपने को स्वयं भगवान, उसको एकदम राक्षस। उसका जितना मजाक उड़ा सकता है, नाक का, कान का, सब उड़ाओ, पेट का, पैसा पर बैठने वाला, सब मजाक उड़ाओ। उन लोगों को विदेशी एजेंट कहो, ये लोग रूस का एजेंट है, इसका एजेंट है, समाजवादी रूसी एजेंट है, इसीलिए ये सब विदेश का ताकत मजबूत करेगा, देश को नहीं। नफरत भरना है। उनकी तुलना किससे करना है? केचुआ से, चूहा से, कीड़ा से। उनके चाल को बताना है कि चाल ढाल किसके जैसा है, तो समझ ही रहा है, छुछुंदर जैसा। ये सब ऐसा ऐसा वो आराम से लिखता था डेली न्यूज। ये सब पढ़ के लड़कन के समझ ही रहो कौन एल्टीना बैठे, पूरा रूप से इसने मानसिक रूप से विकृत कर दिया। और यही युवाओं की स्थिति को समझ लो तो तुम्हें बड़ा आश्चर्य हो। ये युवाओं को क्या करते थे, सब लड़का जन्म लिया तो खाली कहते थे कि देखो अच्छा नस्ल है, तो हाँ, तो इसको नाजी जन्म घुट्टी पिलाओ। डाबर जन्म घुट्टी नहीं, नाजी जन्म घुट्टी। नाजी जन्म घुट्टी का मतलब नाजीवाद के विचार की घुट्टी। माने उसको एकदम 3 साल का भी हुआ तो खेलने कूदने के लिए, अगर 6 महीना का भी है, थोड़ा सा भी हल्का सोच रहा है, तो अगर वो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है तो झुंझुना नहीं, नाजीवाद का झंडा थमा हिलाए, वही ये है घुट्टी। उस झंडा में ही अगर ओठ में भी ले रहा है तो उसके पास ये होश संभाले उस स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि वो बच्चा अच्छे नस्ल का। समझ ही रहो कितना हाई लेवल का उसका दिमाग। युवाओं को कह रहा है कि होश भी संभाले, खेले कूदे भी, तो उस झंडे के साथ इतना उसको भावनात्मक लगाव होना चाहिए। और बाकी यहूदी और जर्मन बच्चे जो हैं, ये दोनों अलग अलग खेले। जो कम नस्ल का है साथ खेले भी नहीं, ये ध्यान रखो, इसके साथ जाएगा तो उसका भी संस्कार खराब होगा। इन लोग का एकदम अलग। स्कूल से धीरे धीरे यहूदी और जिप्सी को एकदम निकाल दिए, टीचर एकदम बाहर, सिर्फ शुद्ध वातावरण में ही बच्चा पढ़े। अब देखिए इनकी स्कूली पाठ्यक्रम को भी नए सिरे से डिफाइन किया गया। हिंदी में एकदम सबसे ज्यादा चैप्टर नस्ल पर दिया गया, एकदम खूब लेसन। अब तुम ही लोग को डेली नस्ल पर पढ़ाए, डेली ऐसा पढ़ना रहे कि विश्व का सबसे अच्छा नस्ल भारत का नस्ल है। उसमें पढ़ना रहे कि जो पिछले जन्म में महान कर्तव्य करता है उसका जन्म भारत जैसे भूमि पर होता है, और तुम्हारा जन्म भारत में इसलिए हुआ है ताकि दुनिया पर राज करो, लड़ने से नहीं डरो। ये सब अगर घुट्टी डेली पिलाया जाए तो इस सब घुट्टी का असर समझ रहे हो कैसा होगा। यही घुट्टी, हाँ, पाकिस्तान साफ हो जाएगा, ये तो पक्का। यही घुट्टी वो पिलाता था बच्चों को। उन लोग को जान के कहता था कि दुनिया का सबसे अच्छा नस्ल ब्योंड नस्ल है, जर्मन नस्ल है, और मैं चाहता हूं यही नस्ल पूरे देश में रहे, दूसरा कोई नहीं। इसी नस्ल का एक देश हो, और ये नस्ल वाला जो देश होगा एक दिन पूरे विश्व के लिए है, ये खाली जर्मन के लिए नहीं है, विश्व पर इसका राज हो। और जब हिटलर कहीं जीतता था तो लोग कहता था देख रहा है नस्ल का कमाल, लोग खुश है, किसी को पछतावा नहीं। गणित भी उसी टाइप का आपको बताए थे, बच्चा को कैसे लड़ने लायक दिमाग बना रहा है। जर्मन के पास इतना करोड़ टन कोयला है, परंतु 15 साल के लिए फ्रांस ने कब्जा कर लिया है। एक दिन में इतना ढोता है तो 15 साल में कितना छोड़ेगा। और आंसर 100 ग्राम बचे। लोगों के अंदर एकदम नफरत। खेल कूद की घंटी की जगह मुक्केबाजी की घंटी होगी। लोग को बॉक्सिंग सिखाओ, ये सब लड़ाई झगड़ा, इस सब में हाथ मजबूत, पैर मजबूत, ये सब मजबूत करो। ये सब मजबूत रहेगा तो सब लड़ाई में काम देगा। और देखते देखते इस सारे बच्चों को पढ़ने लायक से लड़ने लायक बना दिया। कारण था जैसे ही 10 साल होगा युंग फ्रोक में उसको सदस्य बनना था। युंग फ्रोक क्या था? तो नाजी का यूथ का एक लीग है, युवा विंग, नाजी पार्टी का। 10 साल के लड़का उसमें सदस्य बनो, हिटलर की उसमें ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। उसकी फोटो, उसकी पूजा करो, उसके बारे में सोचो, वो जो कह रहा है एकदम सही है, तुम अच्छे नस्ल का हो। 10 से 13 साल एकदम ही घुट्टी पिलाया जाए। 14 साल जैसी हो गया तो हिटलर यूथ में आ जाओ, ये थोड़ा बड़ा बच्चा के लिए है। 18 साल जैसी हो गया लेबर सर्विस शुरू करो, एकदम देश के लिए लेबर भी बने हुए हैं तो कोई बात नहीं, पेमेंट टूमेंट मत सोचो, देश का सोचना।
क्यों? तुम अच्छे नस्ल का देश बनाना है। किसी यहूदी को मार दे रहे हो तो भी एक सर्विस है, तुम लेबर सर्विस कर दिए। और लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं कि तुम्हारे अगल बगल खराब नस्ल है तो 20 लड़का मिलो, मार दो उसको। मार दिया तो अच्छा है, नस्ल तुम्हारा एकदम सही मेंटेन रहा, और ये फ्री का लेबर सर्विस है। अब ऐसा ऐसा ट्रेनिंग दे दिया कि सोच लीजिए कि लोग लेबर सर्विस आते आते शपथ क्या लेते थे, उससे पता चल जाएगा इनकी क्या क्या योजनाएं थी। शपथ लेते थे, मैं शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षा एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। सारी ऊर्जा और सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक हैं एडोल्फ हिटलर, उनको समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूं, और ईश्वर मेरी मदद करे, हम ऐसा करना चाहते। सोच लीजिए, ट्रेनिंग दिलाता था कि मैं हिटलर के लिए अपना जीवन देने के लिए इच्छुक हूं और एकदम तैयार हूं। भगवान हमको ऐसा जल्दी से मौका दे दो। ये सब शपथ था इसका। तो समझ ही रहो कितना हाई लेवल का दिमाग हो। एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा लिखा, उसको तुम समझ लो। ये जर्मन लेबर फ्रंट जो देख रहे हो, इसके प्रमुख रॉबर्ट थे। वो क्या कहे, वो सोचो, उन्होंने लिखा कि देखिए हम लोग क्या करते थे, हम तभी से काम करना शुरू कर देते थे जब बच्चा 3 साल के हो जाता था। कैसे? जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता तो उसको लहराने के लिए छोटा सा झंडा थमा देते थे कि अब सोचना शुरू कर दिया है। और इसके बाद स्कूल में, हिटलर यूथ में सैनिक सेवा के नंबर आता था। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं थे। इतना के बाद सेवा हुआ सब किया तो छोड़ेंगे नहीं। लेबर फ्रंट में उन्हें अपने गिरफ्त में ले लेता था, चाहे उसे अच्छा लगे बुरा लगे, कब्र तक हम उनका पीछा नहीं छोड़ते। जन्म लिया तब से झंडा, और कब्र तक भी जा रहा है तो वह गड़ेंगे तो वो झंडा के साथ। इतना तुमको डेडिकेटेड किया जाएगा। क्यों? तुम अच्छे नस्ल का हो। इसी पर उसने कहा कि जब हम अब मर रहे हैं तब हमको बचाने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि हिटलर लाइन से जब बाकी को मार रहा था तो हम हंस रहे थे। और देखिए हिटलर का पीछा 3 साल से कब्र तक, लड़कन को कैसे दिमाग चेंज किया वो तो समझ रहे। महिलाओं के बारे में हिटलर क्या सोचते थे जरा वो भी समझ लीजिए। मातृत्व के लिए नात्सी सोच। हिटलर का महिलाओं के लिए सोच था कि मर्द और औरत, ये दो अलग अलग ईश्वर नहीं स्वयं अलग बनाए। इसीलिए कभी भी महिलाओं को समान अधिकार के लिए संघर्ष का सोचना ही नहीं है। ये नहीं सोचना कि जैसे पुरुष को मिला हुआ है हमको मिलो, दोनों अलग सिस्टम। और वो हम नहीं, ईश्वर नहीं बनाया। ईश्वर नहीं स्वयं बनाया है कि जो मर्द है, पुरुष है, उसके अंदर आक्रामक नेचर हो, वो पत्थर दिल बने। किसी को मार रहा है तो उसके अंदर दया हुआ नहीं आना चाहिए। हिटलर सोचो हजारों हजार को मार रहा है, कहां दया आ रहा? किसी का हाथ कबाड़ दे रहा है, पैर कबाड़ दे रहा था और खुश है, मारो, ये सब ऐसी धरती का बोझ है। वो पत्थर दिल। हिटलर कहता है कि जो पुरुष है उनको पत्थर दिल बनना होगा, वो आक्रामक व्यवहार का बनना होगा, लड़ाई झगड़ा में इंटरेस्ट रखना होगा। अब ये सब चीज महिलाएं मत सोचो। महिलाओं की सिर्फ एक ही ड्यूटी है, क्या? शुद्ध आर्य रक्त वाले संतान को जन्म दो और अच्छी मां बनो। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ एक ही है, अच्छे, इस लाइन को समझो, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना है। अगर बच्चे जो जन्म दी हो उस शुद्ध आर्य रक्त वाला नहीं है, ब्लॉन्ड नहीं है, तो मृत्यु दंड तुम्हें भी मिलेगा। और महिलाओं के लिए हिटलर का अलग अवार्ड भी था। महिलाओं की ड्यूटी है सिर्फ बच्चों को जन्म दीजिए, परवरिश कीजिए, और आपकी ड्यूटी है कि भाई जितना ज्यादा संख्या तुम ही बढ़ा सकते हो, और उसके कारण तुमको ये नस्ल पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। 33 में उसने स्वयं कहा कि हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक वो है तो महिला है, उस स्वयं कहा। लेकिन वो महिला नहीं जो अवांछित बच्चे जन्म देती। अवांछित का मतलब है जो हमारी इच्छा नहीं है, वो जन्म दे रहे हो तो तुम वो महिला, फिर वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। हमको वो महिला महत्वपूर्ण है जो शुद्ध नस्ल वाले, बॉन्ड नस्ल वाले वो जर्मन बच्चे को जन्म देती है। और उसने स्वयं तमगा, मेडल देना शुरू किया। मेडल देता था महिलाओं को, जैसे सेना को मेडल मिलता था। अगर कोई महिला शुद्ध नस्ल के 4 बच्चे को जन्म देती है तो उसको कांस्य का मेडल मिलेगा, 6 है चांदी का मिलेगा, 8 से ज्यादा कर दिया सोना का मिलेगा। अब सोचिए 8 से ज्यादा बच्चे को जन्म देगी
तो उस महिला को सोना का मेडल मिलेगा कि वाह, ब्योंड नस्ल का इन्होंने 8 बच्चे जन्म दिए, 10 बच्चे जन्म दिए। महिलाओं की ये ड्यूटी। अब सोच लीजिए कि इनकी ड्यूटी क्या बताई गई तो समझ रहा है। अगर कोई महिला, कोई बच्चा देखा गया कि नहीं वो अवांछित है, नस्ल ठीक नहीं है, तो उसके गला में तख्ती टालक जाएगा कि मैं राष्ट्र सम्मान को मलिन कर दी हूं, और उसको मार दिया जाएगा। महिलाओं की ड्यूटी क्या है ये अब समझ गए होगे। नाजीवाद क्या चाह रहा था महिलाओं से, कैसे बच्चों को क्या कर रहा था, हिटलर के किस तरह के विचार चल रहे हैं। अब इस तरह के विचार में अब थोड़ी सी बात हम लोग समझें, आम जनता और मानवता। हर व्यक्ति हिटलर के साथ नहीं था, कई व्यक्ति के अंदर मानवता थी, आम व्यक्ति था, ब्योंड नस्ल ही था, अच्छे नस्ल थे, फिर भी जब वो देखता था किसी को मारते हुए तो उसकी रूह कांपती थी। उसको लगता था कि इस तरह से तड़पा के नहीं मारना चाहिए, इसको भगा देता देश से, ऐसे मार रहा है बहुत गड़बड़। हिटलर कहता था कि इतना को भगा दोगे तो ये समझ रहे हो जहां जाएगा एक दुश्मन तैयार है, फिर हम पर आक्रमण करेगा, ये तो मौका अच्छा है कि इसको यहीं साफ कर देना, निकलेगा तो हमारे लिए खतरा। और इन लोग कई व्यक्ति ऐसे थे जो मुख दर्शक बने हुए हैं, एक उदासीन साक्षी है कि बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो फिर हम ही को मार देगा, हम अच्छे नस्ल भी है और कुछ विरोध करेंगे तो मार देगा। तो कई व्यक्ति बोले नहीं, और उसी में उस पादरी का स्टेटमेंट देखो। पादरी कौन है? निमियोलस। ये एक स्टेटमेंट दिए कि पहले हिटलर कम्युनिस्ट को ढूंढ रहा था, संसद में आग लगाने वाला घटना, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा कि ढूंढो मारो ठीक कर। फिर वही हिटलर सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढ रहा था, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसीलिए चुपचाप रहा। उसके बाद वो ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगाया, ट्रेड यूनियन वाले को ढूंढते आया, मैं वो भी नहीं था, तब फिर वो चुप रहे। फिर देखे कि वो अब यहूदियों को ढूंढ रहा है, कहां गया यहूदी, तो मैं यहूदी भी नहीं था इसलिए मैं कुछ नहीं किया, चलो ठीक है मारो। अब बेचारा का दुख कह रहा है कि अंत में जब वो मेरे लिए आया कि कहां गया रे तुम, कब्र तक हमारे साथ चलो, तुम्हारा बच्चा और महिलाओं को हम जो ड्यूटी दे रहे हैं सिर्फ वही करे। तब वहां कोई नहीं बचा जो मेरे साथ खड़ा हो सके, क्योंकि सबको हम गंवा रहे थे और हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो देखो कितना बड़ा इनके दुख दर्द को समझो, इनके सेंटेंस में क्या दर्द छिपा। तो अब आप हिटलर से खूब बढ़िया ढंग से परिचित हो गए कि कैसे व्यक्ति को हम लोग पढ़े, और वो व्यक्ति ऐसा रहा जो पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी वही जिम्मेवार था, मरा भी अपने, और न जाने कितने लोग को, निर्दोष को मार दिया। इतने निर्दोष को मारने वाला भी धरती पर कोई लोग है, इसको भी तो पढ़ना होगा। कोई गुनाह नहीं है, खाली गुनाह क्या है, इधर आओ तुम्हारा नस्ल खराब है इसलिए मारेंगे, तो ये कोई गुनाह है? और इसी के बेसिस पर उसने मार दिया। अब ये लेसन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसी से 20 क्वेश्चन का कल टेस्ट लगाएंगे। अब आपकी ड्यूटी है पूरा पढ़ के रखिए, अब इसके बाद इसके टेस्ट लगा लेंगे, और तब चौथा और पांचवा लेसन बहुत छोटा छोटा लेसन, तो चौथा और पांचवा लेसन को एक नजर सिर्फ आप पढ़ लेंगे तो बस वो तुरंत निकल जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि इधर आपका सिस्टम 9th का कंप्लीट कर ले, और फिर उसके बाद तब आनंद आएगा 10वां में। 10वां में भी पूरा इंटरेस्टेड सब चीज पढ़ना है। फिर उसके बाद 11वां में थोड़ा माथा पकेगा। क्यों पकेगा? क्योंकि विश्व का प्राचीन पढ़ना, तो उसमें एकदम माथा पकेगा। क्योंकि जैसे इधर हड़प्पा है तो उधर मेसोपोटामिया होगा, हम्मुराबी होगा, तो वर्ल्ड का एंशिएंट है, तो उसमें थोड़ा लोड पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, उस जस्ट लोड के बाद दुख के बाद सुख के क्षण आएगा। झुलुआ आगे पीछे होना चाहिए ना, लगेगा कि अब एकदम सर पक गए, तब उधर से बरहमा आएगा भारत का इतिहास, अब पूरा झुलुआ फिर आगे जाएगा। तो इसीलिए फिर वो फेज कंप्लीट है। हमने टारगेट लेके रखा है कि आपका पूरे फरवरी तक में लगभग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तब 2 सेक्शन शुरू करेंगे, एक दिन अल्टरनेट में ज्योग्राफी, एक दिन अल्टरनेट में साइंस चलेगा। कारण है टीचर वाले के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। कई बच्चे जो है बच्चे 9-10 के शिक्षक के लिए भरे हैं, तो उनको जो है साइंस में भी 9-10 शुरू होगा, और ज्योग्राफी तो पूरे 6ठा से 12वां, चूंकि लड़के 6ठा से 9वां फान फून के आगे बढ़ जाते, तो वो फान गए हैं तो पाप खुदरा वाला निकलना पड़ेगा ना, तो इधर पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए भूगोल 6 क्लास का पढ़ना है, 6ठा से लेके 12वां तक। तो ई जस्ट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे,
तब उसकी बात करेंगे। हम लगभग 11वां में पहुंच जाएंगे, लगने लगेगा कि अब एकदम हो गया, तब 12वां के एडमिशन की बात, इसमें ज्योग्राफी का तब एडमिशन की बात करेंगे। अभी कोई एडमिशन का कोई बात नहीं। अभी हम जान के एक ही बार नहीं लिए एडमिशन, एक बार लेने पर क्या है ना, माथा खा जाता है। भूगोल कहिया से होगा सर, साइंस कहिया से होगा सर, पैसा दे ले सर, कदम कहिया से होगा सर, जो एनर्जी हमको इन्हें लगाना है वो माथा खा के रख देगा। तो इसीलिए अभी कुछ नहीं होगा सर, अभी सिर्फ चुपचाप जो शुरू किए सर वो देख लो, खत्म वाला सर लगभग हो गया सर, तब फिर पैसा दो सर, फिर आगे बढ़ो सर, सीधा सीधा चलो, समझ रहा ना। तो इसीलिए एकदम सीधा सीधा बात रहता है, पैसे के कारण नाक पर मक्खी बैठना नहीं देना, वो एकदम सीधा सिंपल चलना है। तो चलिए बोलिए पीडीएफ। अच्छा, इस लेसन का पूरा दे देते हैं, इस लेसन को पूरा पढ़ लेना। अभी ग्रुप के लिए हम बोले हैं, आज ही कई बच्चा किसमें अभी टेस्ट इसका होगा आज, इसको पहले कर लो। हम बोले हैं कि यहाँ जो बच्चे जैसे और जो बच्चे ऑनलाइन है उन लोग को पीडीएफ मिल जा रहा है, ऑफलाइन वाले में हम बोले हैं कि एक ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप में जो है हम अपना जैसे डेली का डेली उसमें अपलोड होते जाएगा, तो तुम लोग अपना वर्क कर लोगे तो वो मिल जाएगा। तो उसमें हम बोले हैं कल तक बन जाए, अभी मान लो नहीं भी बन रहा तो लेसन का डाल देंगे, तुम पढ़ लेना, अभी जस्ट हम डाल देते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, ना रशियन ही मेन है, मेन तो नाम हम लोग देखे थे ना, सोवियत संघ नाम था ना, सोवियत संघ नाम है मेन। क्या है, कैमरा से ठीक नहीं दिख रहा है? बीएसएससी कोई बात नहीं, अभी तो जब तक एग्जाम नहीं होगा, अभी लेट है, अभी तो हमें नहीं लगता है 2-4 महीना कुछ होने जा रहा है उसमें। इलेक्शन हो गया तो 1 साल खींच देगा उसमें, लेकिन हम लोग फरवरी में उसको कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। पॉलिटी जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे, मैथ रीजनिंग में हो जाएगा। अभी एग्जाम का कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग लेट किए हुए हैं।